हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। क्लास 11 टॉपिक बिजनेस, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, और टॉपिक जो अभी हम कर रहे हैं वो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हम कुछ जो टॉपिक थे इसके, मतलब कि जो सोर्सेज थी वो हम कर चुके थे, मीनिंग हम कर चुके थे। 2 वीडियो ऑलरेडी हैं, आज ये इसकी 3rd वीडियो हम कर रहे हैं। वीडियो 3rd में हमने फिर 2 सोर्सेस लिए हैं। उसमें एक हमारी पब्लिक डिपॉजिट है और एक सोर्स और है, वो अभी हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो दो सोर्सेस हैं, उन दोनों सोर्सेस को हम अभी इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। यूनिट 8 है ये, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस्ड ही हमारा सारा काम होता है, तो मेरा भी सारा मैटर जो है वो एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड होता है। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त के स्रोत, उसमें एक स्रोत जो है वो पब्लिक डिपॉजिट है, दूसरी अभी बता देता हूँ आपको, पब्लिक डिपॉजिट और जो है कमर्शियल पेपर। तो कौन कौन सी सोर्स अभी हम इस वीडियो में करेंगे? पब्लिक डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर। तो इन 2 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस दोनों ही शॉर्ट टर्म की में यूज़ की जाने वाली सोर्सेज हैं, जिनका हम उपयोग छोटे समय में जो हमें पैसे की आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो में। पहली पब्लिक डिपॉजिट की सोर्स। तो पब्लिक डिपॉजिट पर अगर हम आते हैं तो पब्लिक डिपॉजिट का मीनिंग समझना सबसे पहले ज़रूरी है। पब्लिक डिपॉजिट का मीनिंग होता है द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बिजनेस, डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। जब हम सीधा लोग, व्यक्तियों से, जो देश के नागरिक हैं या जो भी पब्लिक है, उससे जब हम फंड को एकत्र करें, डायरेक्ट उन्हीं से मांगे, तो उसको कहा जाता है पब्लिक डिपॉजिट। तो जनता से सीधे संगठन द्वारा जमा किए जाने वाले जमा को हम सार्वजनिक जमा कहते हैं या पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। रेट, अब पब्लिक मुझे क्यों दे? पब्लिक को मेरे ऊपर फेथ तो होना चाहिए। तो फेथ को जागृत करने के लिए या लोगों के विश्वास को पाने के लिए हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है पब्लिक डिपॉजिट पर वो हायर दी जाती है, सो दैट कंपनी इंटरेस्टेड हो, लालच में आए और हमारे पास पैसा जमाए करे। क्योंकि अगर उनको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से मिल रही होगी या हम बैंक के बराबर अगर रेट रखेंगे तो वो फिर हमारे पास जमा नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर मुझे पब्लिक से पैसा लेना है तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज़्यादा रखनी पड़ती है, सो दैट जो भी पब्लिक है वो अट्रैक्ट हो सके और हमारे पास अपना पैसा डिपॉजिट कर सके, जो भी उनकी सेविंग है। देखिए वो कौन सा पैसा हमारे पास जमा कराएंगे, जो उनकी सेविंग है, जो बचत है। तो वो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसने इतनी मेहनत से जो पैसा कमाया है वो कहीं पर भी ऐसी जगह लगा दे जहाँ उसकी भविष्य जो है वो निश्चित ना हो या फिक्स ना हो, ठीक है, या उसको अच्छी रिटर्न ना मिले। पब्लिक डिपॉजिट कैन टेक केयर ऑफ बोथ मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये शॉर्ट टर्म और थोड़ा मीडियम टर्म का मतलब होता है 1 to 3 ईयर। तो ये 3 up to 3 ईयर अगर हम कहीं बात करें, अगर तो अप टू 3 ईयर की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये था पब्लिक डिपॉजिट का मीनिंग। सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि पब्लिक डिपॉजिट होता क्या है। अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे तो हम देखेंगे कि मेरिट्स क्या है, जो हम हर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की देखनी है कि क्या मेरिट्स हैं एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर वो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसे इकट्ठे करती है। तो इसको प्रोसीजर जो है इसका वो सिंपल है, क्योंकि हम डायरेक्ट पब्लिक से मांग रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, इसलिए सिंपल होता है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती इतनी। तो बिल्कुल सिंपल वे में हम पब्लिक से पैसे को एकत्र कर सकते हैं। कॉस्ट जो होती है पब्लिक डिपॉजिट की वो कम होती है, जो मैं अभी आपको बता ही रहा था। अगर मैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता हूँ तो मेरी जो लागत आती है वो ज़्यादा आती है। रीज़न है कि वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली है उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पब्लिक डिपॉजिट डू नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। मतलब कि आपको कोई चीज़ सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं होती। कोई भी एसेट आप यहाँ पर
एज सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराते पब्लिक के पास, तो ये पब्लिक जो कंपनी की एसेट है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज क्रिएट नहीं करती। ना ही जब पब्लिक डिपॉजिट से हम पैसा एकत्र करते हैं कंपनी, तो उसका कंट्रोल अपनी उस कंपनी के ऊपर या उस बिजनेस पर कम नहीं होता किसी भी वे में। तो डिल्यूटेड का मतलब कम होना है, पतला तो नहीं कह सकते। नियंत्रण कम नहीं होता या ये नियंत्रण को कम नहीं करता अगर हम पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसे को क्या करते हैं, सोर्स फाइनेंस करते हैं। अब ये तो थी मेरिट्स, अब इसकी डीमेरिट्स भी देख ली जाए। तो लिमिटेशन क्या है, डीमेरिट्स क्या है, कुछ भी बात कह लीजिए आप। अब क्योंकि ऑब्वियसली ये कमी है तो उन कमियों को भी देखना है। तो पहली कंपनी है कि पहली कमी ये है कि अगर कोई भी नई कंपनी है जिस पर अभी फेथ नहीं है, ऐसी कोई भी कंपनी जिसको अभी मार्केट में ज़्यादा समय नहीं हुआ, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है फंड को रेज करना, क्योंकि लोगों का उस पर विश्वास नहीं है। हम रिलायंस अगर पब्लिक डिपॉजिट के रूप में हमसे पैसा मांगती है तो शायद हम उसको एक बार दे सकते हैं। रिलायंस के अलावा बहुत सारी कंपनी है, ऐसी बात नहीं है, हम बहुत सारी को जानते हैं, बट जो भी नाम अभी मुझे याद आया मैंने यहाँ पर लिख लिया। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको हम जानते हैं, वो चाहे TCS है, ठीक है, वो चाहे कोई भी जितने भी बड़े बड़े हमारे बैंक हैं, बहुत हैं, कंपनीज हैं, कोई भी हो, चाहे टाटा की कंपनी हो, कोई भी हो, ये सारी कंपनी अगर लेती हैं, TCS भी एक टाटा की कंपनी है, तो अगर ये हमसे पैसा लेते हैं तो हम इनको ईजिली दे देंगे। बट अगर कोई अननोन कंपनी जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते, वो अगर फंड रेज करना चाहती है तो हम उसकी क्रेडिटेबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी नहीं जानते, तो इसलिए हम उसको उसके पब्लिक डिपॉजिट में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और वो पैसा वहाँ से नहीं जुटा पाएगी, एकत्र नहीं कर पाएगी। इट इज़ एन अनरिलायबल सोर्स, अभी विश्वसनीय नहीं है, फेथ नहीं है, पक्का कंफर्म नहीं है कि पैसा मिल ही जाएगा। आप यहाँ से पैसे की उम्मीद कर कर बैठे हैं और समय पर पैसा नहीं आ पाया, तो जिस काम के लिए आपको पैसा चाहिए था वो रुक जाएगा। नहीं, जहाँ आपको उस पैसे को यूटिलाइज करना था उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए कंपनी के लिए ये एक अनरिलायबल सोर्स है अगर आप इतनी रेप्यूटेड कंपनी नहीं है तो। कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में प्रूव डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली व्हेन द साइज ऑफ डिपॉजिट रिक्वायर्ड इज लार्ज। अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो उसको इकट्ठा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, चाहे बड़ी कंपनी भी क्यों ना हो। तो ये कुछ कमियां हैं इसके अंदर, पब्लिक डिपॉजिट के अंदर, जिस वजह से कभी कभी जो है कंपनी अगर वो इतनी ज़्यादा रिनॉन नहीं है, जिसकी गुडविल अच्छी नहीं है, वो इससे बचने की कोशिश करती है और अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस को ढूंढने की कोशिश करती हैं। तो ये सीमाएं थी पब्लिक डिपॉजिट की। अब दूसरा आता है कमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक पत्र, जिसको हम CP के नाम से भी जानते हैं। तो अगर CP लिखा है तो समझ जाना कि कमर्शियल पेपर की बात की जा रही है। तो कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड, देखिए वो भी अनसिक्योर्ड था, ये भी अनसिक्योर्ड है, प्रॉमिसरी नोट होता है, प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपको पे करेंगे। एक कोई भी बिजनेस इसको इशू करता है और किस लिए चाहिए, उसको पैसा चाहिए, इसलिए वो उसको इशू कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। वहाँ तो मीडियम भी था, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। इसका जो एक तरीके से पीरियड होता है वो 90 डेज से शुरू होकर और 1 साल तक कहीं पर भी हो सकता है। तो 1 साल से ऊपर के लिए कभी इशू नहीं होता एक तरीके से। तो कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है, फर्म उसको रेज करती है, ठीक है, अप टू 1 ईयर जो है फंडिंग के लिए 90 डेज से शुरू होकर। इट इज इशूड बाय वन फर्म, एक कंपनी किसी दूसरे बिजनेस को ये इशू करती है, तो मतलब कि इसका पब्लिक से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं होता, ये बिटवीन द बिजनेस फर्म ही डील होती है। अब वो चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, पेंशन फंड हो, बैंक हो, कोई भी हो सकता है। तो ये सब इसको यूज करते हैं अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। एज द डेप्ट इज टोटली अनसिक्योर्ड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो अनसिक्योर्ड है, जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, मतलब कि जिसकी गुडविल अच्छी होती है, वो ही कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसे को आसानी से इकट्ठा कर सकती है। फिर वही बात आई कि आपकी गुडविल अच्छी होनी चाहिए, उसी के बेस पर आप सोर्सेस बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, पर अगर आपकी गुडविल रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो आपके लिए फंड एकत्र करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। फिर मेरिट्स आती हैं। अब कमर्शियल पेपर की क्या मेरिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं अगर इसके थ्रू हम करते हैं,
तो ये जब सोल्ड होता है तो ये अनसिक्योर्ड बेसिस पर होता है, मतलब कि आपको कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता आपकी किसी भी एसेट पर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आपको उसको यूज़ करने पर कि आप पैसे को इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। एज इट इज़ ए फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि आप इसको जिसने लिया है वो किसी और को भी इसको बेच सकता है, तो इसलिए इसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है कि भाई मैंने खरीदा था 1 साल के लिए, ठीक है, 364 दिन के लिए, मुझे बीच में पैसे की ज़रूरत आई तो मैंने किसी अदर पर्सन को, जिसका नाम अगर मान लिया एक्स है, उसको 1 महीने बाद बेच दिया, तो मेरी जो लिक्विडिटी थी वो क्या होगी, अपने आप ही क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, कैश में कन्वर्ट हो गया। तो ये हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी क्या कर सकती है, किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती है। इट प्रोवाइड मोर फंड कंपेयर टू अदर सोर्स, ज़्यादा पैसा यहाँ से एकत्र किया जा सकता है ट्रांसफरेबल होने की वजह से और अनसिक्योर्ड वजह होने की वजह से। फिर कंपनी का है तो उनकी आपस में जो है जब डीलिंग होती है तो वो जानते हैं एक दूसरे को हर प्रकार से, तो पैसा ज़्यादा एकत्र यहाँ पर हो सकता है। ए कमर्शियल पेपर प्रोवाइड ए कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ फंड, मैच्योरिंग कमर्शियल पेपर कैन बी रीपेड बाय सेलिंग न्यू कमर्शियल पेपर। तो देखिए ये एक कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ फंड होता है, मतलब क्या है कि आपको यहाँ से पैसा बार बार मिल सकता है। तो अगर आपकी किसी पुराने कमर्शियल पेपर जो आपने इशू कर रखा है उसकी मैच्योरिटी आती है, तो उस मैच्योरिटी के समय अगर आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नए कमर्शियल पेपर मार्केट में दूसरी फर्म को या उसी फर्म को बेचकर अपने पहले वाले कमर्शियल पेपर की पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ फंड होता है। कंपनी कैन पार्क देयर एक्सेस फंड, वो ये उस कंपनी के लिए बात किया जा रहा है जिसके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो कमर्शियल पेपर के थ्रू दूसरी कंपनी में पैसा लगा सकती है। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, तो वो कमर्शियल पेपर में इसको लगा सकती है जिससे उसको अच्छी रिटर्न भी मिल जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर भी क्या होता है, हाई होता है। चलते हैं आगे और डीमेरिट्स देखते हैं, लिमिटेशन देखते हैं कमर्शियल पेपर की। तो पहली ये कि ओनली फाइनेंशियली साउंड एंड हाईली रेटेड फर्म कैन रेज मनी थ्रू कमर्शियल पेपर। ये हम अपने आप को पहले भी बता चुके हैं, जो जितना अच्छा रेप्यूटेड कंपनी होगी, जितनी उसकी गुडविल अच्छी है, वो इजीली क्या कर सकती है, फंड को एकत्र कर सकती है। तो आप जानते हो अगर नॉर्मली भी अपने आसपास देखें तो हम उसी व्यक्ति को उधार देने की कोशिश करते हैं जो पैसा समय पर चुका देता है। अगर उसकी ये क्रेडिटेबिलिटी डाउटफुल हो जाती है तो लोग उसको पैसा देना बंद कर देते हैं। तो सेम बात बिजनेस में भी होती है। साइज ऑफ मनी दैट कैन बी रेज थ्रू कमर्शियल पेपर इज लिमिटेड टू द एक्सेस लिक्विडिटी अवेलेबल विद द सप्लायर ऑफ फंड एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो कोई मेरी कंपनी में कितना पैसा लगा सकता है, जितना उसके पास एक्सेस हो। एक्सेस का मतलब वो पैसा उसका अभी यूज में ना हो, ठीक है। तो हम भी जब किसी से उधार मांगने जाते हैं, मान लिया मेरे पास कोई उधार मांगने आता है और मेरे पास अभी जो मेरी सेविंग है वो मान लिया 50,000 है। अब कोई मुझे कहे कि मुझे 1 लाख रुपए दे दे, तो भाई मेरे पास तो सेविंग में ही 50,000 है, तो मैं 50,000 से ज़्यादा पैसा उसको नहीं दे पाऊंगा, मतलब कि उसकी फंड की रिक्वायरमेंट को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि रीज़न क्या है कि मेरे पास जो पैसा बचत में है वो कितना है, 50,000। तो यही बात यहाँ होती है कि कोई भी फर्म इन्वेस्टमेंट कितना कर सकती है जिसके उसके पास एक्सेस मनी है। यहाँ मेरा काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, मैं सिर्फ वो पैसा लगा रहा हूँ जो मेरे पास जाता है, इसलिए इनकी एक लिमिट सेट हो जाती है, डिपेंड करती है कि एक्सेस पैसा किसके पास कितना है। कमर्शियल पेपर जो होता है वो इम्पर्सनल मेथड होता है फाइनेंसिंग का। इम्पर्सनल मेथड का मतलब वही है कि यहाँ पर जो है क्योंकि ट्रांसफरेबल है, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बेस पर नहीं है, सब बिजनेस के बेस पर है। तो डायरेक्ट जो है फीलिंग्स या एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट किसी की नहीं देखी जाती, देखा जाता है कि बेनिफिट कहाँ है। अगर बेनिफिट है तो हम उसको कंसिडर करते हैं, नहीं तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये एक इम्पर्सनल मेथड होता है फाइनेंसिंग का, डायरेक्ट मेथड एक तरीके से पर्सनल नहीं होता। तो ये था आज की इस वीडियो में, जिसमें हमने कमर्शियल पेपर और पब्लिक डिपॉजिट को समझा कि कंपनी इसके थ्रू कैसे पैसे एकत्र कर सकती है और उसकी क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो इससे भी इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि वहाँ पर हम शेयर के बारे में बात करेंगे
और शेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शेयर के दो पार्ट होते हैं, एक इक्विटी शेयर होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी के ऊपर होगी कि ये क्या हैं और इनकी क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं। अगर आपने यहाँ समझ लिया तो आगे तब तक आप बिजनेस या अकाउंट्स पढ़ोगे तो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि 12th में अकाउंट्स के ऊपर भी इसका बहुत इम्पैक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस यू। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।